चैप्टर 58। हिमाद्री आपको धोखा दे रही है मिस्टर चौहान। उसकी बात सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उस लड़के के हाथ से फाइल लेते हुए कोल्ड टोन में कहा, अब तुम जा सकते हो। उसका ऑर्डर मिलते ही वो लड़का बिना कुछ बोले केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हिमाद्री फाइल खोलकर उसे देखने लगी। उसने कुछ पल फाइल को देखा और फिर फाइल को बंद करके अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। उसने अपना फोन उठाया और तुरंत किसी को कॉल मिला दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और किसी आदमी की आवाज आई, हेलो। तभी हिमाद्री ने सामने देखते हुए सीरियस टोन में कहा, हेलो मिस्टर मेहरा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप अपना नाम बता सकती है? सामने से मिस्टर मेहरा ने कन्फ्यूजन से कहा। उनकी बात सुनकर हिमाद्री ने अजीब तरह से मुस्कुरा कर कहा, मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये मैटर नहीं करता है। मैंने आपसे ये कहने के लिए कॉल किया था कि आपने मिस सारा की कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है उसे वापस ले लीजिए, बदले में आपको मैं डबल प्रॉफिट देने को तैयार हो। ये सुनते ही दूसरी तरफ से मिस्टर मेहरा ने कुछ पल रुककर हैरानी से कहा, व्हाट? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैंने मिस सारा की कंपनी में 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और तुम मुझे अपने पैसे वापस लेने के लिए 10 करोड़ का ऑफर दे रही हो। दिमाग तो सही है तुम्हारा एक। उन्होंने इतना ही कहा था तभी हिमाद्री ने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, गली नंबर 4 के पीछे सरगम होटल में मिलते हैं 1 घंटे बाद। वही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, फिर शायद आप मुझ पर बिलीव कर सको। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी बात सुनकर मिस्टर मेहरा एकदम से चुप हो गए। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द बचे ही नहीं थे क्योंकि हिमाद्री ने उन्हें डायरेक्ट पैसे देने की बात कह दी थी और वो भी 1 घंटे बाद ही। मिस्टर मेहरा ने कुछ पल खामोश रहने के बाद सीरियस आवाज में कहा, आई यू श्योर कि तुम्हारे पास मुझे पे करने के लिए 10 करोड़ है? जहां तक मुझे पता है कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी बड़ी रकम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता है। आई थिंक तुम्हारी कुछ खास दुश्मनी होगी मिस सारा के साथ। बाय द वे होटल में मिलते हैं। उनकी बात सुनकर हिमाद्री ने अपना सर चेयर के हेडरेस्ट से टिकाते हुए बस एक टुक जवाब दिया, हम, और फिर कॉल कट करके फोन को टेबल पर रख दिया। लेकिन तभी अचानक ही पूरे केबिन में हिमाद्री की खतरनाक हंसी गूंज गई। उसकी हंसी पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। हिमाद्री ने कुछ पल हंसने के बाद कोल्ड टोन में कहा, सारा अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारी वजह से पूरी खुराना फैमिली सड़क पर आएगी। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगी। सारा की कंपनी को मार्केट में आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे और उसने अभी इतना प्रॉफिट नहीं कमाया था कि वो कुछ कर सके। सारा ने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से 20 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उसमें 5 करोड़ का इन्वेस्ट मिस्टर मेहरा ने किया था। सारा अभी एक होटल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी भी बहुत काम पेंडिंग में पड़ा था और होटल बनाने का सारा काम मिस्टर मेहरा का था, पर बाद में उसमें इन्वेस्ट सारा करने वाली थी। हालांकि पैसे सारा के ही लग रहे थे बट सारे काम को मिस्टर मेहरा देख रहे थे। जैसे कौन सी सीमेंट काम आ रही है, इतने इंजीनियर्स को लगाना है और किस तरह की स्ट्रक्चर देनी है, एवरीथिंग मिस्टर मेहरा देख रहे थे। और ये भी कह सकते हैं कि अभी सारा पूरी तरह मिस्टर मेहरा पर डिपेंड थी। कुछ देर बाद हिमाद्री अपने केबिन से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गई और अपनी कार में बैठकर सरगम होटल के लिए निकल गई। इधर सरगम होटल में एक वीआईपी रूम में अद्वितीय सोफे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा अपने सामने सिंगल सोफे पर बैठी सारा को देख रहा था। इस वक्त उसकी शांत आंखें हद से ज्यादा डार्क थी जिससे उसके आसपास का ओरा बेहद डरावनी वाइब दे रहा था। अद्वितीय ने सारा को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होटल में आने की? तभी सारा ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर धीमी सी आवाज में कहा,
आई एम सॉरी मिस्टर चौहान कि मैं बिना आपकी परमिशन के आपके रूम में आ गई, बट मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये कहते हुए उसके फेस पर कुटिल स्माइल आ गई जो अद्वितीय भी साफ देख सकता था। वो कोई बेवकूफ नहीं था जो सामने वाले के इरादे, उसके एक्सप्रेशन नहीं समझ सकता था। अद्वितीय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सर्द आवाज में कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चुपचाप मेरे रूम से निकलो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये कहते हुए वो अपनी ठंडी नजरों से उसे घूर रहा था। अद्वितीय की इतनी सर्द आवाज सुनकर सारा एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर अपने डर को छुपाते हुए कहा, मिस्टर चौहान बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे आपसे हिमाद्री के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो आपको धोखा दे रही है। इतना बोलकर वो चुप हो गई और अद्वितीय की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर एकदम से शांत हो चुका था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे जिन्हें शायद सारा नहीं समझ पा रही थी। अद्वितीय को शांत देखकर सारा मन ही मन खुश हो गई। उसे लग रहा था कि शायद अद्वितीय उसकी बातों में आ रहा है और यही सोचकर उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच गया। उसने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए सीरियस आवाज में कहा, देखिए मिस्टर चौहान से आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगी। आई नो कि हिमाद्री मेरी बहन है, बट मैं उसे किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगी। शायद आपको अभी मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट मेरे पास प्रूफ है। रुकिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये कहते हुए वो अपना फोन निकालने लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 59 सारा की बेइज्जती। उसने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए सीरियस आवाज में कहा, देखिए मिस्टर चौहान ने आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगी। आई नो कि हिमाद्री मेरी बहन है, बट मैं उसे किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगी। शायद आपको अभी मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट मेरे पास प्रूफ है। रुकिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये कहते हुए वो अपना फोन निकालने लगी, लेकिन तभी अद्वितीय ने एक जोर की लात सामने कॉफी टेबल पर दे मारी। टेबल साइड के कोने में जा गिरा और एक तेज आवाज के साथ सारा अपनी जगह बैठी कांप गई। उसने तुरंत नजरें उठा अद्वितीय को देखा जो जानलेवा नजरों से उसे ही घूर रहा था। अगर जिंदा सही सलामत घर वापस जाना चाहती हो तो निकलो यहाँ से, वरना अभी तुम्हारी जान ले लूंगा एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे बॉडी आर्गन्स भी तुम्हारी फैमिली को नसीब नहीं होंगे। ये कहते हुए वो खतरनाक नजरों से सारा को घूर रहा था। उसकी बात सुनकर सारा एकदम से कांप गई। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। कहाँ वो सोच रही थी कि अद्वितीय उसकी बातों में आ रहा है, लेकिन सब कुछ उसकी सोच के उल्ट था। मिस्टर चौहान, सारा ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन तभी अद्वितीय सोफे से खड़ा होकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। ये कहते हुए वो गुस्से से सारा के पास आया और उसकी बाजू को पकड़ लगभग घसीटते हुए उसे रूम से बाहर निकाल दिया। अद्वितीय ने जोर से सारा को आगे की तरफ धक्का दे दिया। सारा संभल नहीं पाई और मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। आह! सारा ने चीखते हुए अपनी कोहनी को पकड़ लिया क्योंकि वो बहुत जोर से फर्श पर गिरी थी और उसके घुटनों और कोहनी पर गहरी चोट आ गई थी। वहां से हल्का खून रिस रहा था। सारा ने सर उठा आंसू भरी आंखों से अद्वितीय को देखा। उसकी शक्ल ऐसी थी जिसे देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए, लेकिन उसकी बेचारी शक्ल के पीछे छुपे खुरापाती दिमाग का अद्वितीय को अच्छे से पता था, इसलिए वो उसके झांसे में नहीं आने वाला था। मिस सारा, तुमने जो किया है ना, उसके बाद शायद ही कोई मेरे सामने आने की गलती करता, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है क्योंकि बिना हिम्मत के तुम इतना सब नहीं कर सकती हो। कोई हिम्मत वाला ही होगा जिसने मुझे मारने की प्लानिंग की थी, बट डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकती हो। अद्वितीय ने लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ गया था। सारे लोग वही खड़े होकर सामने चल रहे तमाशे को देख रहे थे और कुछ लोग बातें भी बना रहे थे।
जिनकी आवाज सारा और अद्वितीय के कानों में अच्छे से सुनाई दे रही थी। अद्वितीय की बात सुनकर सारा का चेहरा डर से पीला पड़ गया और अचानक ही वो पैनिक करने लगी। वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए कुछ बोलने को होती है, लेकिन तभी उसके कानों में लोगों की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर उसके मुंह की गले में ही दबकर रह गई। अरे ये लड़की नीचे क्यों पड़ी है? और ये तो द बिजनेस टाइकून अद्वितीय चौहान है। क्या ये लड़की इनके रूम में इन्हें फंसाने आई थी? एक औरत ने धीरे से दूसरी औरत के कान में कहा। तभी दूसरी औरत ने गुस्से से सारा को देखकर कहा, सही कहा बहन जी, शायद ये लड़की मिस्टर चौहान को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठना चाहती है। तभी एक आदमी ने हैरानी से कहा, अरे ये तो सारा खुराना है। इसे 2 दिन पहले ही मैंने न्यूज़ चैनल पर देखा था। इसने 2 दिन पहले अपनी कंपनी का उद्घाटन किया था और वहीं मैंने इसे देखा था, लेकिन ये इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है इसका हमें नहीं पता। वैसे भी ऐसी हरकतें अमीर घर की बिगड़ी हुई औलाद ही कर सकती है। इसी तरह धीरे धीरे सारी भीड़ बातें करने लगी। सभी लोग सारा को खरी खोटी सुना रहे थे। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सारा को गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इंसल्टिंग फील हो रही थी। वो हिम्मत करके उठने को होती है, लेकिन वो फिर से फर्श पर गिर गई। उसके घुटनों के साथ एंकल में चोट आ गई थी, जिस वजह से उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सारा की आंखों में पानी भर आया। उसने आश भरी नजरों से अद्वितीय की तरफ देखा। तभी अद्वितीय ने उसके मुंह पर अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। लोग अभी भी उसके बारे में बातें कर रहे थे और किसी ने भी उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद सारी भीड़ एक एक करके वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ सारा रह गई थी। सारा ने फिर से अपनी सारी ताकत जुटाई और खड़ी होकर लंगड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। इधर दूसरी तरफ हिमाद्री होटल के लिविंग एरिया में खड़ी मिस्टर खंडेला से बात कर रही थी। उसने अपने हाथ में एक छोटा सूटकेस पकड़ा हुआ था। ये लीजिए मिस्टर खंडेला, पूरे 11 करोड़ रुपए है, चाहे तो घर जाकर आराम से गिन लेना, लेकिन याद रखना इन पैसों के बदले मेरा काम हो जाना चाहिए। हिमाद्री ने बैग को मिस्टर खंडेला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मिस्टर खंडेला बैग को अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुराकर बोले, अरे मिस, अब आपने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है तो सोचिए आपका काम हो गया। कल सुबह की खबर आपको सुकून देने वाली होगी। ये कहते हुए वो लालची नजरों से बैग को देख रहे थे। उनकी आंखों में पैसों का लालच साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर हिमाद्री के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। हिमाद्री ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ओके, याद रखना हमारे बीच हुई डील का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर हिमाद्री ने अपत्ती आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए और वो जैसे ही वहां से पलटकर जाने को हुई, तभी उसकी नजरें सारा पर पड़ी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 60। सारा को पड़े थप्पड़। हिमाद्री ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ओके, याद रखना हमारे बीच हुई डील का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर हिमाद्री ने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए और वो जैसे ही वहां से पलटकर जाने को हुई, तभी उसकी नजरें सारा पर पड़ी। सारा को यहाँ देखकर एक पल के लिए हिमाद्री चौंक गई, लेकिन दूसरे ही पल उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। सारा की हालत देखकर हिमाद्री की स्माइल और गहरी हो गई। उसने अपने कदम सारा की तरफ बढ़ा दिए। सारा, जो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालकर लंगड़ाते हुए चल रही थी, अचानक ही कोई जोर से उससे टकराया। सारा संभल नहीं पाई और धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जा गिरी। आसपास के लोगों के साथ पास से गुजर रहे वेटर्स सबने एकदम से उसकी तरफ देखा, जो नीचे पड़ी दर्द से कराह रही थी। कौन है? दिखाई नहीं देता है क्या? तुम जानते नहीं हो मैं कौन? ये कहते हुए सारा ने सर उठा सामने देखा और सामने खड़ी हिमाद्री को देखकर उसकी आगे की बात उसके गले में ही दबकर रह गई।
हिमाद्री बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी उसे देख रही थी। हिमाद्री को अपने सामने देखकर सारा एक पल के लिए अपने दर्द को भूलकर एकदम से हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से कांप उठा। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा जहां सब उसे ही देख रहे थे। कुछ लोग उसके नीचे गिरने की वजह से उस पर हंस रहे थे, जिस वजह से सारा को शर्मिंदगी फील हो रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और गुस्से से हिमाद्री की तरफ देखकर तेज आवाज में बोली, तुमने मुझे जानबूझकर नीचे गिराया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहते हुए उसने गुस्से से हिमाद्री पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन उसकी उंगलियां हिमाद्री के गाल को छू पाती उससे पहले ही हिमाद्री ने उसकी कलाई पकड़ ली। सारा ने हैरानी से अपने हाथ को देखा और फिर हिमाद्री की आंखों में। इतनी देर से सारा ने हिमाद्री के एक्सप्रेशन नोटिस नहीं किए थे, लेकिन अब जब उसकी नजरें हिमाद्री की आंखों पर पड़ी वो एक पल के लिए एकदम से कांप गई। उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। हर्षद की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो पहले वाली मासूम हिमाद्री कहीं से भी नहीं लग रही थी, बल्कि ये हिमाद्री बहुत अलग थी। उसके आसपास का ओरा बेहद सर्द हो रखा था और न जाने कैसी कशिश थी उसकी आंखों में, जिससे सारा भी डरने के लिए मजबूर हो गई। अपनी आंखें दान में दे आई हो या कोड़ियां के भाव बेच दी है जो देखकर नहीं चल सकती हो। दो आंखें मेरे है तो तुम्हारे भी है। मैं तुमसे नहीं, तुम मुझसे टकराई थी, समझी तुम। हिमाद्री ने गुस्से से सारा का हाथ झटकते हुए कहा। सारा 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हट गई। वो अभी ढंग से खड़ी भी नहीं हुई थी कि उसके गाल पर एक जोर का तमाचा किसी ने जड़ दिया। सारा का सर एक तरफ झुक गया और उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। वो गिरने को होती है, लेकिन उसने जल्दी रेलिंग को पकड़ लिया। सारा ने नजरें उठा हैरानी से सामने देखा, जहां हिमाद्री गुस्से से उसे ही घूर रही थी। हिमाद्री ने नफरत से सारा को देखते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, बहुत शौक है ना थप्पड़ मारने का, तो अब थप्पड़ खाकर भी देखो कि कैसा फील होता है। ये कहकर उसने दूसरा तमाचा और उसके गाल पर जड़ दिया। इस बार सारा संभल नहीं पाई और वो घूमते हुए सीधा नीचे जा गिरी। वहीं आसपास खड़े लोग हैरानी से अपने सामने चल रहे तमाशे को देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हिमाद्री थप्पड़ क्यों मार रही है। इधर सारा नीचे पड़ी दर्द में करा रही थी। हिमाद्री के थप्पड़ों की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था और आंखें आंसुओं से डगमगा गई। उसे आज इस होटल में आने पर रिग्रेट हो रहा था। वो बार बार उस पल को कोस रही थी जब उसने होटल आने का सोचा था। कुछ पल बाद सारा खड़ी हुई और गुस्से से हिमाद्री को देखकर बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जब सभी घरवालों को पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तब देखना तुम्हारा क्या असर होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। उसकी धमकी सुनकर हर्षद को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बोरियत से जवाब दिया, जाओ और जाकर जिसे जो कहना है कह दो। मैं भी देखती हूँ कौन क्या बिगाड़ता है मेरा, और हाँ, अपनी ये टमाटर जैसी शक्ल लेकर निकलो यहाँ से, वरना अभी मार मारकर चटनी बना दूंगी। ये कहते वो उसने जैसे ही अपने कदम सारा की तरफ बढ़ाए, सारा का डर से बुरा हाल होने लगा और वो तुरंत भागते हुए वहां से निकल गई। वो कभी हिमाद्री से नहीं डरी थी, लेकिन आज उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और लगता भी क्यों नहीं, आज हिमाद्री ने उसके कान के नीचे 2 लगाए थे, और अगर वो यहाँ थोड़ी देर और रुक जाती तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। इधर अद्वितीय ऊपर रेलिंग के पास खड़ा चुपचाप हिमाद्री को देख रहा था। हिमाद्री ने अभी तक अद्वितीय को नहीं देखा था और नहीं उसे पता था कि अद्वितीय भी आज अपनी मीटिंग के लिए इसी होटल में आया हुआ है। अद्वितीय बाहर हो रहे शोर को सुनकर बाहर आया था और जैसे ही उसकी नजरें हिमाद्री पर पड़ी वो वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। हिमाद्री ने एक नज़र बाहर की तरफ देखा और फिर अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। हिमाद्री अपने फोन को देखते हुए ऊपर की सीढ़ी के पास पहुंची, लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ झटके से रूम के अंदर खींच लिया।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 1 चैप्टर 61 हॉट रोमांस। हिमाद्री अपने फोन को देखते हुए ऊपर की सीढ़ी के पास पहुंची, लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ झटके से रूम के अंदर खींच लिया। अचानक किसी के ऐसे खींचने से हिमाद्री का चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत नजरें उठा सामने देखा और सामने खड़े अद्वितीय को देखकर उसका गुस्सा एक पल में हवा हो गया। मिस्टर चौहान, आप यहाँ? हिमाद्री ने अद्वितीय की तरफ देखकर सवाल किया। अद्वितीय ने हिमाद्री के दोनों तरफ वॉल पर हाथ टिकाते हुए उस पर झुककर कहा, हम एक मीटिंग के लिए आया था, लेकिन तुम मुझे यहाँ दिख जाओगी, ये थोड़ा एक्सेप्टेड था। ये कहते हुए उसने अपने हाथ हिमाद्री की कमर पर रख दिए। उसके हाथ सेंशुअली हिमाद्री की कमर को सहला रहे थे। अद्वितीय के टच से हिमाद्री की बॉडी में एक सनसनाहट सी दौड़ गई और उसकी सांसें गहरी होने लगी। हिमाद्री ने कस के अद्वितीय के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए कांपती आवाज में कहा, मिस्टर चौहान, ये आप क्या कर रहे हो? हम अभी घर पर नहीं। ये कहते कहते वो एकदम से चुप हो गई और अचानक ही उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। हिमाद्री की बात पूरी होने से पहले ही अद्वितीय ने उसकी नेक पर अपने होंठ रख दिए। दोनों की गहरी सांसों की आवाजें पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। अद्वितीय हिमाद्री के गले और कॉलर बोन को किस और सक किए जा रहा था। अद्वितीय का हाथ धीरे धीरे हिमाद्री की कमर से होते हुए उसकी चेस्ट तक आ पहुंचा। उसके हाथ को अपने नाजुक बदन पर महसूस करके हिमाद्री की सिसकी निकल गई और उसने कस के अद्वितीय के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। वो अपना सर एक तरफ झुकाए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अद्वितीय का एक हाथ हिमाद्री की चेस्ट पर चल रहा था। वो हिमाद्री के उभारों को सेंशुअली तरीके से हल्के हल्के प्रेस कर रहा था, जिस वजह से हिमाद्री और भी ज्यादा बेचैन हो रही थी। अद्वितीय अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हिमाद्री की सॉफ्ट बॉडी को महसूस करके अद्वितीय पागल होने लगा था। हिमाद्री की बॉडी को सेंशुअली टच करते हुए फिर से उसके होठों पर आ गया। उसे हिमाद्री के होंठ किसी चेरी जैसी मीठी लग रही थी। अगर उसका बस चलता तो वो हिमाद्री को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता। उसने अपने होंठों को हिमाद्री के होंठों से मिला दिया और बिना किस ब्रेक किए झटके से हिमाद्री को आपने गोद में उठा लिया और उसे आपने गोद में उठाए हुए ही बेड के पास ले आया। पहले तो हिमाद्री अद्वितीय के ऐसे अचानक उठाने से चौंक गई थी, फिर उसने खुद को संभाल कर अद्वितीय के कमर पर आपने दोनों पैर को लपेट लिए। अद्वितीय ने हिमाद्री को एक हाथ से होल्ड करके उसके ब्लेजर को उतारकर साइड में फेंक दिया। अब हिमाद्री फॉर्मल ब्लैक अंकल लेंथ पेंट और वाइट शर्ट में थी, जिसमें उसका खूबसूरत बदन काफी अच्छे से शो हो रहा था, जिसे देखकर अद्वितीय का अब खुद को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अद्वितीय ने हिमाद्री को बेड पर लिटा दिया और फिर खुद उसके ऊपर आ गया, पर अभी भी दोनों के होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अद्वितीय के हाथ अभी भी हिमाद्री के उभारों को सहला रहे थे तो कभी प्रेस कर रहे थे। अद्वितीय हिमाद्री से थोड़ा दूर हुआ और एक हाथ से हिमाद्री के उभारों को सहलाते हुए एक हाथ से अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा। हिमाद्री की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, जिस वजह से उसकी चेस्ट भी ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे अद्वितीय बड़े ही सेंशुअल तरीके से प्रेस कर रहा था। अद्वितीय को आपने शर्ट के बटन खोलता देख पहले तो हिमाद्री हड़बड़ा गई, पर अद्वितीय की ब्रॉड चेस्ट, 8 पैक एब्स, परफेक्ट बॉडी को देखकर तो जैसे हिमाद्री अद्वितीय में ही कहीं खो गई। अद्वितीय ने अपने शर्ट को नीचे फेंक दिया, फिर हिमाद्री को देखने लगा जो शिद्दत से उसे घूरे जा रही थी। अपनी प्रिंसेस को खुद को ऐसे खोए हुए से अंदाज में देखते हुए देखकर अद्वितीय के होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो हल्का सा हिमाद्री पर झुका और उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, यू वांना टच इट प्रिंसेस। वहीं हिमाद्री को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसने बेख्याली में ही हाँ में अपना सिर हिला दिया तो अद्वितीय की स्माइल और भी बड़ी हो गई। उसने हिमाद्री के एक हाथ को पकड़ा और आपने चेस्ट पर रख दिया। हिमाद्री अद्वितीय के पेस्ट और एब्स पर आपने हाथ फिराने लगी। उसकी एज को आपने बॉडी पर महसूस करके अद्वितीय की आंखें बंद हो गई।
हिमाद्री के सॉफ्ट हाथ अद्वितीय को बेकाबू होने पर मजबूर कर रहे थे। तभी हिमाद्री को होश आया। उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, पर अद्वितीय तो अयम था, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अद्वितीय के चेहरे को देखा और उसके बंद आंखों को देख हिमाद्री को एक शरारत सूझी। उसने अद्वितीय के चेस्ट पर आपने होंठ रख दिए और उसके चेस्ट और एब्स पर हल्की हल्की किस करने लगी। हिमाद्री के होंठ को आपने चेस्ट पर महसूस करके अद्वितीय ने अपनी आंखें खोल दी। हिमाद्री के सॉफ्ट होंठ अद्वितीय के शरीर पर हरकतें कर रहे थे, जिस वजह से वो मदहोश हो रहा था। अद्वितीय ने हिमाद्री के बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में भर लिया और अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी आहें भरने लगा। कुछ देर बाद जब अद्वितीय से बर्दाश्त करना मुश्किल होने लगा तो उसने झटके से हिमाद्री को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके अचानक इस एक्शन पर हिमाद्री एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन दूसरे ही पल उसका शर्ट चार की आवाज के साथ 2 टुकड़ों में फट चुका था। हिमाद्री ने तुरंत सर झुका खुद को देखा और फिर अद्वितीय को देखा, जो उसे देखकर टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। जगाम की स्माइल देखकर हिमाद्री ने चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर चौहान, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? आपने मेरी शर्ट को। ये कहते कहते वो चुप हो गई। डोंट वरी प्रिंसेस, तुम्हें बिना कपड़ों के देखने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हें ऐसे ही इस रूम से बाहर नहीं जाने दूंगा। अद्वितीय ने हिमाद्री के कंधे पर किस करते हुए कहा। हिमाद्री की सांसें गहरी से और गहरी हो गई और उसने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अद्वितीय ने उसकी इनर बियर को भी एक झटके में उतार कर फेंक दिया, जो अब पहनने की लायक ही नहीं बची। हिमाद्री ने कस के अपनी आंखें भींच ली। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। अद्वितीय के होंठ हिमाद्री के क्लीवेज पर चल रहे थे। हिमाद्री की अपर बॉडी इस वक्त पूरी तरह से अद्वितीय के सामने थी और एलईडी लाइट में हीरे की तरह चमक रही थी, जैसे वो किसी खूबसूरत पेंटिंग से निकल कर आ गई हो। अद्वितीय तो इस वक्त हिमाद्री देखकर पूरी तरह पागल हो चुका था। अद्वितीय हिमाद्री को देखते हुए उसकी क्लीवेज से होते हुए उसकी चेस्ट को आपने मुंह में भर लिया और वाइल्डली किस और शक करने लगा और दूसरे उभार को प्रेस करने लगा। हिमाद्री की मदहोश कर देने वाली सिसकियां अद्वितीय के अंदर की गर्मी को और भी बढ़ाने का काम कर रही थी। हिमाद्री की हाथ अद्वितीय के बालों में चल रहे थे। अद्वितीय की हरकतें उसे आहें भरने पर मजबूर कर रही थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 62। हिमाद्री का खुराना मेंशन जाना। खुराना फैमिली की शर्मिंदगी। अद्वितीय हिमाद्री को देखते हुए उसकी क्लीवेज से होते हुए उसकी चेस्ट को आपने मुंह में भर लिया और वाइल्डली किस और शक करने लगा और दूसरे उभार को प्रेस करने लगा। हिमाद्री की मदहोश कर देने वाली सिसकियां अद्वितीय के अंदर की गर्मी को और भी बढ़ाने का काम कर रही थी। हिमाद्री की हाथ अद्वितीय के बालों में चल रहे थे। अद्वितीय की हरकतें उसे आहें भरने पर मजबूर कर रही थी। कुछ देर बाद अद्वितीय और हिमाद्री के सारे कपड़े बेड से नीचे पड़े हुए थे और पूरे रूम में हिमाद्री की सिसकियां और अद्वितीय की गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लगभग 2 घंटे बाद हिमाद्री चुपचाप सीलिंग को देख रही थी। उसके कानों में वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज पड़ रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था और माथे पर कुछ पसीने की बूंदें अभी भी चमक रही थी। तभी उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुनकर उसने सर घुमा टेबल पर रखे अपने फोन को देखा, जिसकी स्क्रीन पर मिस्टर खुराना शो हो रहा था। अखिल खुराना का कॉल अपने फोन में आता देखकर हिमाद्री की भौहें आपस में जुड़ गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, लगता है वो सारा घर पहुंच गई है और उसे लगता है खुराना फैमिली मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। कितनी बेवकूफ है ये लड़की, इतना सब होने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेती है। सही कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। ये कहते हुए उसने फोन उठाया। तभी दूसरी तरफ से अखिल खुराना की बेसब्री भरी आवाज आई, हेलो हिमाद्री। अखिल खुराना की सॉफ्ट आवाज सुनकर हिमाद्री की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई।
मम्मा मुझे कॉल करने की जहमत क्यों उठाई? हिमाद्री ने बोरियत भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर अखिल खुराना एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए हम चाहते हैं तुम खुराना मेंशन आओ। कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कॉल पर नहीं कर सकते हैं। ये बात उन्होंने बहुत हिम्मत करके कही थी। उन्होंने जो कुछ हिमाद्री के साथ किया था उसके बाद उनकी हिमाद्री से एक शब्द कहने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर उन्हें जरूरी काम नहीं होता तो शायद वो हिमाद्री से बात नहीं करते। ऐसा नहीं था कि वो उससे माफी नहीं मांगना चाहते थे, बट वो किस मुंह से माफी मांगते। पहले उन्होंने इतना सब कर दिया था कि अब माफी मांगने के लिए सॉरी वर्ड उसके आगे बहुत छोटा था। मुझे बहुत काम है। मेरे पास आप लोगों के फालतू काम के अलावा और भी बहुत काम है जिन्हें करना मेरे लिए आप लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हिमाद्री ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। उसका जवाब सुनकर अखिल खुराना के दिल में एक टीस सी उठी। आज उनकी बेटी उनसे इतनी नफरत करती थी कि उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए उसका काम था, लेकिन इसके उसकी नफरत की पीछे की वजह वो खुद थे। यही ख्याल आते ही अखिल खुराना की आंखों में पानी भर आया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कोहनी से अपने आंसू साफ करते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, बेटा अगर इम्पोर्टेंट बात नहीं होती तो हम तुम्हें कभी खुराना मेंशन आने के लिए नहीं कहते। बस कुछ देर का समय निकालकर मेंशन आ जाओ। ये कहते हुए उनका गला भर आया था। उनकी बात सुनकर हिमाद्री ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, ओके, सिर्फ 30 मिनट्स। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर अखिल खुराना, जो सारी खुराना फैमिली के साथ लिविंग हॉल में थे, वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़े होकर बात कर रहे थे। पूरी खुराना फैमिली बेसब्री से उनकी तरफ देख रही थी। क्या कहा हिमाद्री ने? वो आ रही हैं ना यहाँ? आरती जी ने बेसब्र आवाज में पूछा। उनकी आवाज सुनकर अखिल ने अपनी आंखों में आई नमी को बार बार पलके झपका कर साफ किया और फिर उनकी तरफ देखकर नकली का मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, उसने कहा है कि वो बिजी है, इसलिए सिर्फ 30 मिनट के लिए मेंशन आएगी। इससे ज्यादा देर वो यहाँ नहीं रुकेगी। ये सुनते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। वो सब हिमाद्री से मिलने के लिए तड़प रहे थे। कम से कम 30 मिनट तो वो सब हिमाद्री से मिल सकेंगे, यही सोचकर पूरी खुराना फैमिली खुश थी, सिर्फ सारा को छोड़कर। सारा वही बैठी गुस्से से उबल रही थी। उसने अपने चेहरे पर मेकअप करके धप्पड़ों के निशान को छुपा लिया था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसके बाद खुराना फैमिली सारा की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती थी और नहीं कोई उस पर ध्यान देता था, इसलिए सारा ने होटल में जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। वो चुपचाप अपने गुस्से से कंट्रोल किए बैठी थी। इधर दूसरी तरफ हिमाद्री ने अपने कपड़े पहने जो कुछ देर पहले अद्वितीय ने उसके लिए मंगवाए थे। उसने लेवेंडर कलर का टॉप और नीचे डेनिम जीन्स पहनी थी। हिमाद्री ने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और फिर अद्वितीय के फोन में एक मैसेज टाइप करके वो वहां से निकल गई। लगभग 20 मिनट बाद हिमाद्री की कार खुराना मेंशन के बाहर आकर रुकी। हिमाद्री की नजरें जैसे ही मेंशन पर पड़ी उसके दिमाग में उससे जुड़ी सारी यादें एक एक करके सामने आने लगी। खुराना मेंशन से उसकी एक भी अच्छी यादें नहीं जुड़ी थी, सब उसे तकलीफ देने वाली यादें थी। लेकिन अब हिमाद्री को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना उन यादों से और नहीं खुराना फैमिली से। हिमाद्री चुपचाप मेंशन के अंदर आ गई। तभी उसकी नजरें लिविंग हॉल में बैठी सारी खुराना फैमिली पर पड़ी। किसी के आने की आहट सुनकर सबने उस तरफ देखा और हिमाद्री को देखकर अभिमान जी के साथ आरती की आंखों में भी नमी भर आई। हिमाद्री ने एक नज़र उन सबको देखा और फिर उन्हें इग्नोर करके वही रखे सिंगल सोफे पर बैठ गई, लेकिन तभी उसकी नजरें सारा पर पड़ी। चैप्टर 63। सारा को देखते ही हिमाद्री के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं उसकी वो स्माइल देखकर सारा जल भूनकर राख हो चुकी थी।
उसका मन अभी के अभी हिमाद्री को मारने का कर रहा था, लेकिन अफसोस वो सिर्फ इसके बारे में सोच सकती थी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब हिमाद्री पहले वाली मासूम हिमाद्री नहीं थी, बल्कि वो बहुत बदल चुकी थी। अब कोई उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मिस्टर खुराना बोलिए, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपको मुझसे? हिमाद्री ने बिना बात को इधर उधर घुमाए डायरेक्ट सवाल किया। उसका सवाल सुनकर अभिमान जी ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, हमने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था कि हम तुम्हारे नाम पर खुराना कंपनी के शेयर कर सके। हम हमारे नाम पर जो भी शेयर है वो तुम दोनों, सारा और हिमाद्री, के नाम करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें पेपर्स पर साइन करने होंगे। ये कहते हुए वो हिमाद्री की आंखों में देख रहे थे। अभिमान जी की बात सुनकर हिमाद्री के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, वही सारा एकदम से हैरान रह गई। सारे शेयर उसके नाम होने वाले थे, लेकिन अभी उन शेयर का 2 जगह बंटवारा हो रहा था। ये बात उसके लिए शॉकिंग थी, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को अपने अंदर दबाकर मासूम बनते हुए अच्छी बनने का नाटक करते हुए हिमाद्री की तरफ देखकर बोली, हिमाद्री, तुम्हें दादू की बातें मान लेनी चाहिए। दादू ये सब तुम्हें बेहद प्यार से दे रहे हैं और इस पर तुम्हारा हक भी तो है। मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा और तुम शायद मुझसे नफरत भी करती होगी कि तुम्हारे नाम पर जो शेयर्स होने वाले थे वो सब डैड पहले मुझे दे रहे थे, पर तुम्हें तो पता है डैड, दादू और भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैं ये शेयर्स लेने से मना नहीं कर सकती थी। लेकिन फाइनली दादू ने तुम्हारे नाम पर भी कुछ शेयर करने का डिसीजन ले ही लिया है, एंड ट्रस्ट मी, उनके इस डिसीजन से सबसे ज्यादा मैं ही खुश हूँ। आफ्टर तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए उसने बहुत भोली सी शक्ल बनाई हुई थी। सारा अपनी बातों से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सभी उसे कितना प्यार करते हैं और हिमाद्री को कोई भी प्यार नहीं करता, इसलिए तो उसके नाम पर जो शेयर्स होने वाले थे वो सब उसे दे रहे थे। पर हिमाद्री के एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं बदले। पिछले जन्म में भी सारा इसी तरह ट्रिक खेलकर हमेशा हिमाद्री को हर्ट करती रहती थी और हिमाद्री सच में बहुत हर्ट होती थी आपने माँ, पापा और भाइयों की बेरुखी से। पर अब उसे आपने उन सो कॉल्ड परिवार वालों से कोई मतलब नहीं था, तो भला उसे क्या ही फर्क पड़ता। वहीं सारा की बातें सुनकर अधिक और अहान को भी अब सारा के इंटेंशन गलत लग रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सारा जानबूझकर हिमाद्री को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके परिवार वाले उसे प्यार करते हैं, हिमाद्री को नहीं। और ये बात कहीं हद तक सच भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अभी सब हिमाद्री को भी पसंद करते थे और उसे वापस खुराना मेंशन लाना चाहते थे, लेकिन उन सबने पहले इतना कुछ हिमाद्री के साथ किया था कि उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी अहान और अधिक को सारा पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दोनों अपने गुस्से को अपने अंदर दबाए चुपचाप बैठे थे। सारा ऐसी ही बातें करती रही और हिमाद्री के सामने बोलती रही, तो उन्हें डर था कि अब तक जो थोड़ी बेहद उम्मीद उनके मन में बची है कि शायद हिमाद्री उन्हें माफ कर दे और फिर से पहले जैसे सबको अपना ले। सारा की ऐसी बातें सुनकर कि घरवाले सिर्फ उसे प्यार करते हैं, कहीं हिमाद्री सबसे और भी ज्यादा नफरत ना करने लग जाए। वहीं अखिल को भी कहीं कहीं ये महसूस हो रहा था कि सारा गलत बोल रही है, पर ये सच भी था कि वो सारा से बहुत प्यार करते थे। पर उन्हें जब से अपनी गलती पता चली थी वो बहुत पछता रहे थे और हिमाद्री को भी वही प्यार देना चाहते थे, इसलिए इस वक्त उन्हें भी सारा की बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लग रहा था कहीं ये सब सुनकर हिमाद्री को सब पर और भी ज्यादा गुस्सा ना आ जाए और हिमाद्री उन सब से और ज्यादा दूर ना हो जाए। एक आरती जी भी सारा को बोलकर रोकना चाहती थी, पर सारा की सारी बातें झूठ भी नहीं थी। सच में पहले उन्होंने हिमाद्री के बारे में बिना सोचे ही सारा को शेयर्स देने का फैसला किया था, क्योंकि उस वक्त वो सब सारा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सारा की हरकतों की वजह से उन सबको हिमाद्री से नफरत सी हो गई थी। लेकिन एंगेजमेंट पार्टी के बाद जब उन्हें सच पता चला, तक से उन्हें अपने किए पर बहुत रिग्रेट हो रहा था।
हिमाद्री को शेयर्स देने के बारे में तो उन्हें कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, जिसे सोचकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि उनकी खुद की बेटी होकर भी उन्होंने सारा के बाद हिमाद्री को चुना। तभी हिमाद्री की खतरनाक हंसी पूरे हॉल में सुनाई दी, जिसे सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। हिमाद्री ने कुछ पल हंसने के बाद सारा की तरफ देखकर सार्कास्टिकली कहा, मिस सारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वो एक पैसे के बराबर शेयर्स चाहिए जो तुम्हें दिया जा रहा है? ना तो मैं तुम्हारी तरह भिखारी हूँ कि मुझे दूसरों से दिया भीख चाहिए, और ना ही मैं तुम्हारी तरह डस्टबिन हूँ जो कोई भी किसी भी कचरे को मुझे दे और मैं अपने पास रख लो। वो क्या ना, मेरी भी एक स्टैंडर्ड है, इसलिए मुझे ये शेयर्स के नाम पर कचरे की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम बिल्कुल डस्टबिन जैसी हो जो सिर्फ कचरे के लिए ही बनी हो। ये कहकर हिमाद्री जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सारा के साथ पूरी खुराना फैमिली का मजाक उड़ा रही थी। हिमाद्री ने हंसते हुए सबकी तरफ देखा और फिर सीरियस आवाज में कहा, आप सब अपने शेयर्स अपने पास रखो, और वैसे भी आपका बिजनेस जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा है, कुछ दिनों के बाद आपके शेयर्स कोड़ियों के भाव बेचने के काम आएंगे। बोलकर वो तिरछा मुस्करा दी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।